अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नॉर्म पे बात करेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे बात करेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस पे बात करेंगे और फिर जो ऑर्थोगोनल बेसिस है उससे हमारी कंप्यूटेशंस किस कदर आसान हो जाती है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्म के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। नॉर्म, जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि जब नॉर्म ऑफ अ वेक्टर हम देखते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि लेट्स से एक पोजीशन वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और किसी भी पॉइंट तक जा रहा है, तो जो उसकी लेंथ है हम उसको नॉर्म बोलते हैं। सो दिस, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को फिर जनरलाइज कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई भी वेक्टर हो जो कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वही आपको नॉर्म की प्रॉपर्टीज में, वही जो नंबर आएगा, लेंथ आएगी, वही आपको नॉर्म की प्रॉपर्टीज में नजर आएगा। तो आपने स्टार्ट, V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, you'd consider a vector V in the inner product space, और हम कहेंगे कि इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इसकी नॉर्म होगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नॉर्म 0 उसी वक्त होगी जब वेक्टर इटसेल्फ 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ले लें तो जो इसकी नॉर्म होगी वो बराबर होगी वेक्टर की नॉर्म के मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर। आपके जो ऑर्डिनरी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उनमें एग्जैक्टली यही पैटर्न होता है। देन द ट्रायंगल इनइक्वालिटी दैट यू ऐड टू वेक्टर्स, आप वो जो हेड टू टेल रूल वाली की तरह से दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, एंड देन यू विल नोट दैट द नॉर्म ऑफ द सम इज लेस देन the norm of the individual vectors, less than the sum of the norms of the individual vector। तो ये तीनों नॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं। इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आप फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे इसको अपने पर्पस के लिए तो इसका बड़ा माइनर यूसेज करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर उन दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 हो। तो फॉर टू वेक्टर्स u and v in V, if their inner product is 0, we will say that they are orthogonal। और ये जो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की प्रॉपर्टी होती है ये सिमेट्रिक होती है। If u is orthogonal to v, then obviously v is orthogonal to u। ये जो आपकी R2 है, इसमें जो आपके x एक्सिस y एक्सिस है, any vector along x axis is orthogonal to any vector along y axis। इसी तरह से R3 में any vector along x axis is orthogonal to any vector along z axis। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। and we will note that this zero vector is orthogonal to every vector, and this is actually the only vector which is orthogonal to every other vector। So zero inner product with v, we can write it 0v times v, 0v inner product with v। तो हम लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करके 0 को बाहर ले जाते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय v inner product with v, v inner product with v can be greater than or equal to 0, so that is a number 0 multiplied by that number will give us 0, so that means 0 inner product with v is 0, so that means 0 is orthogonal to any vector v। And now we prove that this is actually the only vector which has this property। So if u is orthogonal to any vector v from the vector space, from the inner product space, then u is also u inner product with itself should also be 0, because the condition is true for all the vectors in the inner product space। But then this becomes this becomes the norm, and this is 0 only when u is 0। so ये नॉर्म की जो पहली प्रॉपर्टी है, ये नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी की वजह से this becomes 0। so that means 0 vector is the only vector which is orthogonal to all other vectors। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यू टेक एनी सबसेट ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड देन वी डिफाइन एस परप। इसको हमने पढ़ना है एस परप, परप फ्रॉम परपेंडिकुलर। so this S perp consists of all the vectors in the inner product space for which the inner product of V with U is 0। so we are considering for every u in S। so S perp means we will collect all those vectors which are orthogonal to vectors in S। और अगर हम u एक वेक्टर ले लें और u perp डिफाइन करें, so this is set of those vectors in the inner product which are perpendicular or orthogonal to the vector u।
जिनकी u के अगर इनर प्रोडक्ट v के साथ 0 है तो हमने वो सारे वेक्टर्स v इकट्ठे कर लिए। Now we prove that this S perp is a subspace of V। subspace प्रूव करने के लिए एक तो 0 इसको बिलोंग करना चाहिए, 0 सबके परपेंडिकुलर होता है, so 0 belongs to S perp because 0 is orthogonal to every other vector in V। अब हम करेंगे कि आप रूटीन का प्रूफ है कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं S perp में से, एक को नाम दे देते हैं V का, दूसरे को नाम दे देते हैं W का, और हम ये प्रूव कर देंगे कि AV प्लस BW बिलोंग्स टू S perp, और उससे हम ये साबित कर देंगे कि ये S perp जो है दिस इज अ सबस्पेस। नाउ this means we need to prove that this AV plus BW belongs to S perp। so what how do we check that? हम कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन पूरी करता है। So we consider this inner product AV plus BW inner product with U by using the linearity property। A goes out and this is U, B inner product with U, and B goes out, this is B times inner product of W with U। So now this V is perpendicular to U because V belongs to S perp। This W is perpendicular to U because W belongs to S perp। So this becomes 0, this becomes 0, and ultimately we note that this AV plus BW inner product with U is 0, and from there we conclude that AV plus BW belong to S perp, and this S perp becomes the subspace of the vector space V। Over here I have two examples of orthogonal vector। I have explained this phenomena of orthogonal vectors। So let's suppose if we consider these three vectors U, V and W, and we note that U inner product with V, U has 1, 1 and 1, V has 1, 2 and 3, and if we consider their inner product, 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by minus 3, so this gives us 0। So U inner product V is 0, U inner product W is 0 simultaneous। U को inner W के साथ इसका inner product हम ले लेंगे 1 plus minus 4 plus 3, so this becomes 0 as well, and U inner product with W is 16। so this means these two are perpendicular to each other, they are orthogonal to each other, these two are orthogonal to each other, but these two are not orthogonal to each other। A different example, we consider these two elements from the set of continuous functions defined on the interval minus pi to pi, and we consider their inner product। Their inner product is given by this definite integral, and we note the answer is 0, and we see that sin t and cosine t are orthogonal to each other in this vector space। Now we do one more example, taking this concept onwards, we will do what we are jumping towards the idea of, we are moving towards the idea of orthogonal basis। So just to get more grip on this concept, we will try to find a basis for the subspace U perp of R3, and U perp we already can imagine, जो अभी हमने किया है उसके मुताबिक U perp is a subspace। Now if this is subspace, we can completely identify it if we are able to identify its basis। And how we identify that basis? That is very simple phenomena। So U perp define करते हैं, U perp is a set of those elements from R3 whose inner product with W is 0, and if I call this W as x, y, z, so this x, y, z will be perpendicular to this vector U, so their inner product, so inner product of W and U, I take this, and this becomes x plus 3y minus 4z equals to 0। Now we can see that we have two free variables now। Now y and z both are free variables, so one thing is evident, that the subspace which is U perp has dimension 2। Now if it has dimension 2, that means two linearly independent vectors will be sufficient to form basis। So what we do is we substitute y equals to 1, z equals to 0, and we obtain W1, and then we substitute y equals to 0, z equals to 1, and we obtain another vector। These two vectors are linearly independent and they form the basis of U perp, because we already know that this dimension is 2। So that means in order to identify basis of the subspace, we did this very simple computation, and from taking this idea onwards, we'll start talking about the orthogonal sets and bases।
Now let's suppose if I take a vector space of dimension n, so that means that vector space will have n elements in its basis. So let's suppose that n element set is this, u1, u2 and so on un, and we don't know whether they are perpendicular or orthogonal to each other or not. So we, in order to get easy computations, we know the concept of orthogonality. So if two of these, let's suppose u1, u2, they are orthogonal, that means their inner product is 0. So, and we define in general ui, uj, if it is 0 for different labels, for different indices, we will say these are orthogonal vectors. And we impose the extra condition. Orthonormal में होगा क्या कि इनकी norm 1 कर देंगे हम. Now these two vectors, if they have different labels, they become 0. और अगर फर्ज कीजिए मैं लिख दूं ui inner product with ui और उसका आंसर आ जाए 1. अब ui inner product with ui तो मुझे वहां से मिलेगा norm square. If that is equal to 1, तो इसका मतलब ये वो वाला जो वेक्टर है वो ना सिर्फ ऑर्थोगोनल है बल्कि वो ऑर्थोनॉर्मल भी हो गया. दूसरों के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट 0 और अपने साथ उसकी इनर प्रोडक्ट 1 आ रही. This E, the set of canonical basis for R3, E1 का मतलब 1 0 0, E2 का मतलब 0 1 0, E3 का मतलब 0 0 1. इनकी अगर आप इनर प्रोडक्ट लें तो ये सब की इनर प्रोडक्ट आपस में 0 आएगी, और अगर आप E1 की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें तो the answer will be 1. So this is an example of orthonormal basis. और आपको पता है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के साथ कंप्यूटेशन बहुत आसान रहती है. अच्छा, ये वाला जो सेट है जिसको हम कह रहे हैं दिस इज सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, दिस इज सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम -पाई टू रियल लाइन. दिस कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसमें ना जो इनर प्रोडक्ट है वी डिफाइन इट बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई, एंड वी विल नोट that this set 1 cos t cos 2t and so on, sin t sin 2t and so on, they actually form an orthogonal basis. ये वाला जो सेट है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है. जब आप फंक्शंस की फोरियर सीरीज लिखेंगे तो वहां पे ये वाला जो ऑर्थोगोनल बेसिस है ना ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा. तो ये वाले जो अब सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ये Rn की हद तक तो हम इनको सिंप्लीफाई करके इनकी मदद से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, लेकिन जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर स्पेसेस या इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होंगी उनके साथ इसकी कंप्यूटेशन हमें बड़े यूजफुल रिजल्ट्स देती है जो कि हम फंक्शन स्पेसेस को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो अगली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस, और साथ ही हम बात करेंगे जो प्रोजेक्शन है उन पे. अब अगेन आपने रिकॉल करना है आइडिया, फिर वही हमने वेक्टर स्पेसेस से लिया हुआ था. जब वेक्टर स्पेसेस में हम प्रोजेक्शन देखते थे तो अब हमने ये नोट करना है कि वो जो प्रोजेक्शन आप वेक्टर्स की नोट करते थे दे आर एक्चुअली द फोरियर कोफिशिएंट्स. फोरियर कोफिशिएंट्स वही जिस फोरियर सीरीज का मैंने यहाँ पे जिक्र किया. तो ये जो प्रोजेक्शन है इनको हम फोरियर कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट करेंगे. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. शुक्रिया.